हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विश्वास करियर इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एमसीक्यू क्वेश्चंस का केमिस्ट्री में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एमसीक्यूज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके चैप्टर सॉलिड स्टेट और आयनिक सॉलिड से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट आर आयनिक कंपाउंड फाउंड। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी अपोजिटली चार्ज आयन से बनते हैं। अपोजिटली चार्ज आयंस का मतलब क्या होता है कि एक आपके पास क्या होता है कैटाइन और एक क्या होता है एनायन। अगर हम कैटाइन और एनायन की बात करते हैं तो ये कैटाइन और एनायन को मिलाकर ही आपके पास क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। और जिस फोर्स से ये बनता है उसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, आपके पास एक कैटाइन और एक एनायन मिलकर क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। इस फोर्स के थ्रू ये जो बनने वाला कंपाउंड होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है। हार्ड और ब्रिटल प्रॉपर्टी होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका नेचर कैसा होता है, सॉलिड। ये हमने किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया है कि कैटाइन और एक एनायन जब कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और यही आयनिक कंपाउंड्स आपके पास कैसे होते हैं, हार्ड और ब्रिटल नेचर के होते हैं। हार्ड और ब्रिटल नेचर जो होता है आपके पास वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है। सो फ्रॉम द ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सॉलिड ए जो है वो आपका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, Which of the following properties does an ionic compound have? आयनिक यौगिकों में कौन से गुण होते हैं। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की, अभी हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड्स का नेचर कैसा होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है। और यही प्रॉपर्टी किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है। सेकंड थिंग क्या आती है, जब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो इनके हार्ड और ब्रिटल नेचर होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपके पास सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है। थर्ड थिंग ये आता है कि जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये कैसे होते हैं, हार्ड स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, हार्ड स्फीयर होने की वजह से, इस तरीके के हार्ड स्फीयर्स होते हैं। हार्ड स्फीयर होने की वजह से ये सारे कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो जितने भी आपके पास एटम्स होते हैं वो सबके सब एक दूसरे के सराउंडिंग में होते हैं। और इनके सराउंडिंग में हम एटम्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने एटम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज प्रॉपर्टी, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपके पास सॉलिड्स के अंदर वो जनरली कौन सा होता है, 4, 6 या 8 होता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो आपके पास तीन प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की रिलेटेड टू सॉलिड्स की। आयनिक कंपाउंड्स आपके कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी की हार्ड और ब्रिटल होते हैं। सेकंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड, ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से जनरली तीन टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं, या तो 4 या 6 या 8। तो हम अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन से देखते हैं तो फर्स्ट, सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी हमने पढ़ा है। सेकेंड, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी पॉइंट ट्रू है आपका। थर्ड, ईच आयन इज सराउंडेड बाय 4, 6 एंड 8, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो के लिए, अभी रेडियस रेशियो की जब हम बात करते हैं, रेडियस रेशियो होता है आपके पास रेशियो ऑफ द कैटाइन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द एनाइन। इस चीज को कैसे पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक यूनिट सेल है, ये मेरे पास एक ऐसी यूनिट सेल है। ठीक है, इस यूनिट सेल के अंदर मैं ये बोलती हूँ कि टोटल कितने कॉर्नर पोजीशन आपके पास, 8 कॉर्नर पोजीशंस है। ठीक है, 8 कॉर्नर पोजीशंस की अगर हम बात करें तो इस 8 कॉर्नर पोजीशन में से हमने बोला कि 4 कॉर्नर पोजीशंस पर तो आपके पास क्या है, कैटायंस है, और 4 पोजीशन एटम्स पर आपके पास क्या है, एनायंस है। और ये सब के सब क्या है, एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन पर है। यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास एनायन है तो यहाँ क्या होगा, कैटायन।
यहाँ एनाइन, यहाँ क्या होगा कैटाइन, यहाँ एनाइन। तो यहाँ से क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली पोजीशन को इस वाले को ले लिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास क्या है बी। इस पॉइंट ए के ऊपर भी आपके पास क्या है कोई भी एक एटम रखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या है आपके पास कोई एक बी एटम रखा हुआ। ये ए और बी एटम के अंदर एटम्स का साइज इस तरह से फिक्स होता है, ये कैसे होते हैं आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगर आपके पास ये एक ए एटम है और ये बी एटम है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अगर ये आपके पास क्या है कैटाइन और ये क्या है एनाइन, यहां से इसका क्या होगा सेंटर, ये कैटाइन का रेडियस होगा, ये आपके पास एनाइन का रेडियस होगा। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो ओवरऑल किसका होता है रेडियस रेशियो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं जैसे आपके पास कोई भी ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, ये सारे कैसे होते हैं वॉइड्स होते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका वो ए ऑप्शन होगा, आर पॉजिटिव अपॉन आर माइनस। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका रेडियस रेशियो फॉर द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो क्या होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एटम्स जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि फॉर मॉलिक्यूल आपका कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे रहा है, तो उस केस में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है उसका रेडियस रेशियो क्या होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है कि अगर आपके पास क्या लगे हुए हैं इस तरह से तीन एटम्स है, ये आपके पास क्या है तीन एटम्स है, ये जो बीच वाला एम्प्टी स्पेस होता है इस एम्प्टी स्पेस के ऊपर आपके पास एक एटम और लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपके पास कितने होने चाहिए 4 एटम्स होने चाहिए। 3 एटम्स तो ये है आपके पास। ठीक है, फोर्थ एटम किसके ऊपर लाई करेगा, इस जो एम्प्टी वॉइड है इसके ऊपर लाई करेगा। तो ये जो एम्प्टी वॉइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इस टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपके पास जो रेडियस रेशियो होता है फॉर द टेट्राहेड्रल वो क्या होगा आर प्लस अपॉन में आर माइनस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.225 टू 0.414। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो सी इज योर राइट आंसर 0.2225 टू 0.414 फॉर द टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस रेशियो फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे हमने टेट्राहेड्रल के लिए निकालते हैं सिमिलर में हम क्या करते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके पास कैसे बनते हैं, अगर आपके पास ये क्या है कोई भी एक स्फीयर है, कोई एक एटम है, ये आपके पास क्या है सेकंड एटम है, ये है थर्ड एटम। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या बनता है इन तीनों के बीच में यहाँ पे इस वाली जगह पर क्या बनता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये फर्दर ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। यानी कि एक एटम सेंटर एटम को कितने एटम्स टच करते हैं 6 एटम्स टच करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा ये सेंटर एटम है आपके पास, ये 3 एटम्स है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे क्या बनेंगे 3 एटम्स और बनेंगे 1 2 3। ठीक है, टोटल कितने होंगे 3 पहले बनाए थे और एक ये जो आपके पास मैंने डार्क किया है इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ही अबव क्या होंगे आपके पास 3 एटम्स और लाई करेंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो आपके पास रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल यानी कि कैटाइन अपॉन एनाइन, वो किसके इक्वल होता है 0.414 से 0.732। सो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो सेकंड आंसर बी इज योर राइट आंसर फॉर द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस रेशियो फॉर द क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, क्यूबिक का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अंदर लाई करने वाले जितने भी आपके पास क्लोजली पैक्ड एटम्स होते हैं उसके अगर किसी कैटाइन और एनाइन का रेडियस रेशियो निकालना होता है तो वो रेडियस रेशियो फॉर द क्यूबिक किसके इक्वल होता है आर प्लस अपॉन में आर माइनस। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.732 से 1.0 की इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास रेडियस रेशियो फॉर द क्यूबिक की, क्यूबिक क्रिस्टल है आपके पास कोई यूनिट सेल है जिसमें आपके पास अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स हैं
आयंस पड़े हैं आपके पास, अगर हमने उनका रेडियस रेशियो निकालना है कैटाइन टू द एनाइन, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 0.732 से 1.0 के बीच में आनी चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो ए ऑप्शन जो है वो आपका मोर देन 0.732 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the main reason for the difference between the structure predicted by the radius ratio and the actual structure of the compound। यानी कि जो रेडियस रेशियो हम निकालते हैं और कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसका मेन रीजन क्या होता है। पहली चीज ये आती है कि जितने भी आपके आयंस होते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एक कैटाइन है, चाहे वो आपका एनाइन है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो आपके कैटाइन या एनाइंस जो भी होते हैं ये सब के सब कैसे होते हैं, एक स्फीयर की शेप में होते हैं, ठीक है। और ये स्फीयर की शेप में होने की वजह से हम क्या बोलते हैं इनको, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर आयंस को हम ये लेके चल रहे हैं कि जो भी जितने भी आपके आयंस होते हैं वो सब कैसे होते हैं आपके पास, स्फीरिकल हार्ड होते हैं नेचर में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपके पास जितने भी ये कैटाइन और एनाइंस होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, प्योर 100% आयनिक नेचर के होते हैं, क्योंकि कैटाइन और एनाइन जो होता है उसको बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारे पास क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड्स आपके पास जो कैटाइन और एनाइन का होता है ये कैसा होता है, 100% आयनिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो फर्स्ट आंसर है आपका आयंस आर ट्रीटेड एज सॉलिड स्फीयर्स, बता दिया कि सॉलिड स्फीयर्स की तरह होते हैं जिनका हार्ड नेचर होता है। सेकंड कि इनमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, 100% आयनिक होता है। तो थर्ड ऑप्शन है आपका ए एंड बी जो है वो राइट आंसर है कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपके सही है। जो डी पॉइंट है आपका, शेप ऑफ द आयंस इज नॉट परफेक्टली राउंड, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि जब हमने ये बोल दिया कि जो आपके कैटाइन और एनाइंस हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड स्फीयर की शेप में होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्टली स्फेरिकल शेप में नहीं होते। तो सी इज योर राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पैकिंग इज फाउंड इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी पैकिंग होती है, एक होती है आपके पास पैकिंग और एक वर्ड होता है आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी। ये दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं। पैकिंग जो है आपके पास यहाँ पे मतलब क्या होता है पैकिंग का, कि जितने भी आपके पास यूनिट सेल्स के अंदर या स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एटम्स होते हैं जो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उनके अंदर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और वो किस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं, पहली बात तो वो क्या कैसे होते हैं, 3D, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस में होती है, 3D में होती है, ठीक है। अब ये जो 3D क्लोज पैकिंग होती है आपके पास, 3D क्लोज पैकिंग, ये आपके पास 3D क्लोज पैकिंग जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है स्क्वायर प्लेनर, पैकिंग, और एक होती है हेक्सागोनल पैकिंग। एक होती है आपके पास स्क्वायर प्लेनर और दूसरी होती है हेक्सागोनल पैकिंग। जो आपके पास स्क्वायर प्लेनर पैकिंग होती है, स्क्वायर प्लेनर पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये किस में होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट में होती है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट में होती है। और अगर हम हेक्सागोनल पैकिंग की बात करते हैं तो ये आपकी किस किस में होती है, एक तो होती है एचसीपी में और एक होती है आपके पास एफसीसी में, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्लोज पैकिंग कैसी होती है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक एटम्स की लेयर है, जैसे ए एटम की लेयर है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए एटम्स की लेयर है। सिमिलरली क्या होगा आपके पास, सेम ए एटम्स की लेयर जो है इसके अबव लाई कर रही है इस तरह से, फिर सेम आपके पास ए एटम्स की लेयर लाई कर रही है, ठीक है। ये जो है आपके पास लेयर कौन सी है, ए, ये लेयर भी कौन सी है, ए, ये लेयर भी कौन सी है आपके पास, ए। अगर आपके पास सेम लेयर्स की, सेम एटम्स की लेयर जो है वो एक दूसरे के अबव लाई करती है तो उसको हम कौन सी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल की बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पैकिंग होती है वो किस टाइप की होती है, ट्रिपल ए टाइप की होती है, ठीक है। बीसीसी यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होती है, अगर ये आपके पास कोई ए लेयर है, ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एक लेयर और है,
ये भी कौन सी है, ए लेयर है आपके पास, ये भी कौन सी है, ए लेयर है। अब आपके पास क्या होगी, अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर और ड्रॉ करती हूँ, ये जो रेड वाली लेयर है ये आपके पास बी लेयर है, और जो ब्लैक वाली है उसको हम बोलते हैं ए लेयर। तो बीसीसी यूनिट सेल में आपके पास कौन सी लेयर बनती है, ए बी टाइप की लेयर बनती है, ठीक है। अब आपके पास थर्ड आती है एचसीपी। एचसीपी के केस में क्या जो लेयर की हम बात करते हैं, इसमें जनरली आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लेयर होती है, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लेयर होती है। और अगर हम एफसीसी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो लेयर बनती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बनती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लेयर कैसी होगी आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, 3 एटम्स है, इन 3 एटम्स के बीच में ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कौन सा बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर मैंने एक एटम और लगा दिया, तो ये जो आपके पास फोर्थ एटम है उसको, ये आपके पास कौन सी होगी, ये तो है आपके पास ए लेयर, ये है बी लेयर, और ये आपके पास रेड वाली कौन सी होगी, सी लेयर। यानी कि जो आपके पास ये तो है आपके पास फर्स्ट लेयर, ये है सेकंड लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में बनने वाले टेट्राहेड्रल वॉइड के अबव आपके पास एक लेयर होगी सी लेयर। तो इसको हम कौन से बोलते हैं, एचसीपी बोलते हैं। तो एचसीपी में आपके पास कौन सी होती है, ए बी सी, ठीक है। अब बात आती है अपने पास एफसीसी की। एफसीसी की अगर हम बात करते हैं तो एफसीसी में कौन से बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से बनते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल ये 3 एटम्स हैं, ठीक है, फर्दर आपके पास 3 एटम्स और हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होगा कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा, यानी 3+3 से। कैसी, एक तो आपके पास होगा ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला बनेगा, दूसरा जो बनेगा आपके पास वो ऐसे बनेगा, ये होगी आपके पास थर्ड, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। इन ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पर आपके पास क्या बनती है, यहाँ पे इस तरह से ये बनता है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने पर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। तो ये जो नीचे वाली लेयर थी ये तो आपके पास कौन सी होगी, ए, रेड वाली कौन सी होगी, बी, और जो एक अबव बनाई है वो कौन सी होगी, सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे आपके पास, 3 लेयर्स के कॉम्बिनेशन से कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बनती है। तो यहाँ पे भी कौन सी होगी आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एफसीसी की बात करते हैं तो ये होती है ए बी सी। तो यानी कि अगर हम बात करें एफसीसी की, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एफसीसी के अंदर कौन से टाइप की पैकिंग होती है, तो एफसीसी के अंदर क्या होती है अपने पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से थर्ड लेयर बनती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल लेयर जो बनती है वो किससे बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइगोनल स्ट्रक्चर से। ये फाइनल आपके पास ऑक्टाहेड्रल बनता है जिसके ऊपर क्या बनी होती है, एक थर्ड लेयर होती है, ठीक है। तो यानी एफसीसी के अंदर जो पैकिंग होती है वो किससे होती है, 3 लेयर से होती है। और 3 लेयर कौन कौन सी होती है, ए बी सी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम देखें तो बी इज द राइट आंसर, ए बी सी इज द पैकिंग फाउंड इन द एफसीसी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of packing is found in cesium chloride? अगर हम cesium chloride की बात करते हैं, देखो cesium chloride में क्या होता है, cesium chloride को अगर आयंस में आयनिक, ये एक आयनिक कंपाउंड है, cesium पॉजिटिव प्लस में Cl माइनस। इसमें जो आपके पास cesium है वो तो कौन से हैं, कैटाइन, और जो क्लोराइड है वो आपके पास क्या है, एनाइन। जो आपके पास सीजियम आयन, जो सीजियम पॉजिटिव आयन है यानी कि जो कैटाइन है वो कहाँ लाई करते हैं, वो लाई करते हैं आपके पास कॉर्नर पोजीशंस पर, यानी कि सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल। और ये आपके पास किस पे लाई करते हैं, आपके सेंटर में, यानी कि बीसीसी में, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ द एटम्स आपके पास यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। बीसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ओवरऑल यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। तो इसका मतलब ये कौन सी होती है, बीसीसी
क्यूबिक यूनिट सेल। और बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि ये बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होती है कि दो टाइप की लेयर्स होती है, एक ए लेयर और एक क्या होती है, बी लेयर। तो यानी कि जो पैकिंग होती है बीसीसी के अंदर वो कौन सी होती है, ए बी एंड कंटिन्यूस। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर देयर, टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने होते हैं। क्रिस्टल सिस्टम की हमने, जिसको हम ब्रेविस लैटिस सिस्टम भी बोलते हैं, तो इससे फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर बताया था और उसके लिए एक ट्रिक बताई थी, क्यूट मदर, यानी कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, वो सारे टोटल कितने होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसको अरेंज करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सियल लेंथ और एक्सियल इंटरफेशियल एंगल और इंटरफेशियल लेंथ के बेसिस पे। तो वो आपके पास टोटल कितने होते हैं, 7। सो सेकंड इज द राइट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि जो आपके पास NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है जो कि स्प्लिट होता है Na पॉजिटिव प्लस में Cl माइनस में, ठीक है। और जो आपके पास सोडियम आयंस होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एज सेंटर, एज प्लस में सेंटर पे, यानी कि एजेस पे प्रेजेंट होते हैं आपके पास, और सेंटर यानी कि बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। जो Cl माइनस आयंस है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पोजीशन के ऊपर प्लस में फेस सेंटर पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ द एटम्स और नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल निकालते हैं, यानी कि Z की वैल्यू निकालते हैं फॉर Na पॉजिटिव के लिए, तो वो कितना आता है आपके पास, एज सेंटर में कितने एजेस पे कितने एटम्स होते हैं, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 12, कितना पार्ट शेयर करता है, 1/4, प्लस में सेंटर में क्या होता है, एक एटम पूरे यूनिट सेल में कितना पार्ट शेयर होता है उसका, 1। तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल कितना आता है, 4। सिमिलरली अगर हम Cl माइनस आयन की बात करते हैं तो Cl माइनस आयन आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्लस में फेस के ऊपर। तो अगर हम कॉर्नर एटम्स की बात करते हैं, टोटल कॉर्नर एटम्स आपके पास किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 8। कितना पार्ट शेयर करवाता है वो, 1/8, प्लस में फेस पे कितने एटम्स होते हैं, 6। कितना पार्ट शेयर करवाता है, 1/2, एक एटम कितना पार्ट शेयर करवाता है, 1/2। तो आपके पास नंबर ऑफ द क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। तो यहां से अगर हम देखते हैं ओवरऑल आपके पास Z की वैल्यू क्या आती है, 4, और ये 4 किसकी होती है आपके पास, FCC के लिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, FCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज सीजियम ब्रोमाइड फाउंड। सीजियम ब्रोमाइड के अंदर कौन से टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, जो सीजियम ब्रोमाइड होता है आपके पास सिमिलर होता है, सीजियम ब्रोमाइड इज सिमिलर टू किसकी तरह, सीजियम क्लोराइड की तरह। और सीजियम क्लोराइड के अंदर अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कौन सी होती है, बीसीसी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। तो सेम आपके पास कौन सी होती है, सीजियम ब्रोमाइड में होती है, वो कौन सी होगी, बीसीसी, ठीक है। जो सीजियम क्लोराइड में होती है वही सीजियम ब्रोमाइड में होती है। तो सो ए इज द राइट आंसर, बीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the coordination number in zinc blende crystal structure? जिंक ब्लेंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, जिंक ब्लेंड को ही हम क्या कहते हैं, जिंक सल्फाइड, ZnS। जिंक सल्फाइड जो है आपके पास वो कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड होता है जो स्प्लिट करवाता है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में S2 माइनस आयंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होंगे, हमें ये देखना है कि पोजीशन ऑफ द कैटायन और पोजीशन ऑफ द एनायंस क्या होती है, यानी कि आपके पास कितने जिंक 2 पॉजिटिव आयन S2 माइनस आयन से सराउंडेड होते हैं, कितने S2 माइनस आयन, एक S2 माइनस आयन कितने जिंक 2 पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड पर, ठीक है। और जो सल्फर आयंस होते हैं वो आपके पास कहाँ पे होते हैं, फेस क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं। हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं, तो यानी कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। FCC के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, 4 सेंटर्ड एटम्स होते हैं, यानी जो Z की वैल्यू होती है 4, वही क्या है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो FCC के अंदर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। मतलब क्या होगा कि एक जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो है वो 4 सल्फर S2 माइनस आयन से सराउंडेड होगा, ठीक है।
आपके पास एक S2 माइनस आयन जो है वो 4 जिंक 2 पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होगा। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फर 2 माइनस का, तो वो क्या होता है रेशियो 4:4 होता है। तो 4:4 का मतलब क्या होगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द जिंक एंड द सल्फर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन वुडजाइड स्ट्रक्चर। जो वुडजाइड स्ट्रक्चर होता है वही सेम किसका होता है, जो वुडजाइड स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। वुडजाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। वुडजाइड स्ट्रक्चर को ही हम कौन सा बोलते हैं, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। पीछे ही हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कितना होता है 4:4। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 4:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड आपके पास क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं। अब क्या होगा, ये भी एक ऐसा होता है आयनिक कंपाउंड है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो ये क्या होगा, कैटायन और एनायन में स्प्लिट होगा। यहाँ इसका कैटायन क्या होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। एनायन क्या होगा आपके पास F माइनस। कितने कितने हैं आपके पास, फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2F माइनस। अब आपके पास हमें ये देखना होगा कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव यानी कि जो कैटायन है वो किस पोजीशन पर होते हैं आपके पास, ये प्रेजेंट होते हैं FCC पे, फेज क्यूबिक यूनिट सेल के लैटिस पर। और ये अगर हम बात करते हैं आयंस की, एनायंस की बात करते हैं, तो ये किस में होते हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशंस पर होते हैं, ठीक है। FCC यूनिट सेल के लिए आपके पास Z की वैल्यू कितनी आती है 4, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 4। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास 4 रेशियो। अब आपके पास ये तो है किसी एक F के लिए, ठीक है। ये तो सिर्फ एक फ्लोरीन के लिए Z की वैल्यू 4 है, एक फ्लोरीन के लिए Z की वैल्यू कितनी है 4। हमारे पास टोटल फ्लोरीन कितने हैं 2 है, तो आपके पास ओवरऑल Z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Z इज इक्वल टू 2 इंटू 4। ये तो है किसके लिए, एक F माइनस के लिए, यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, ये है 2F माइनस के लिए। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा वो कितना आएगा 4:8, या फिर आपके पास इसको आप ये भी लिख सकते हो 8:4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा 4:8 का या फिर 8:4 का। 4 का मतलब क्या है, Z इज इक्वल टू 4 किसके लिए है, कैटायन के लिए है। यानी कि आपके पास एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो है वो कितने 4 F माइनस आयन से सराउंडेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक F माइनस जो है वो किसका है, Z इज इक्वल टू 8, यानी कि 4 एक फ्लोरीन आयन किससे होगा 4 8 Ca2 पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होगा, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be the coordination number of rutile structure? Rutile structure का coordination number कितना होता है, rutile structure जो होता है वो आपके पास होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, ठीक है। तो ये भी कैसा होता है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्ट्रक्चर है। तो इसको जब स्प्लिट करवाओगे कैटायन और एनायन में तो कितना आ जाएगा, टाइटेनियम +4 प्लस में O2 माइनस, ठीक है। अब आपके पास अगर हम इसकी बात करते हैं, ये है एक कैटायन, ये है एनायन, ठीक है। कैटायन की पोजीशन जो है आपके पास वो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर, ठीक है। और जो एनायंस की पोजीशन होती है वो किस पे होती है, ट्राइगोनल पर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ट्राइगोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 3। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अंदर कितना होता है 6:3। अब यहाँ पे 6:3 का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो एक टाइटेनियम होगा वो 3 O2 माइनस आयन से सराउंडेड होगा, ठीक है। और आपके पास एक O2 माइनस जो है वो किससे होगा, 6 टाइटेनियम से सराउंडेड होगा। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6:3। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बताना है, किस किस के बीच में डिफरेंशिएट किया है, बेरियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड। देखो अगर हम बेरियम क्लोराइड, एक तरफ है आपके पास बेरियम क्लोराइड और दूसरी तरफ है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है।
सबसे पहले तो आपके पास क्या है, दोनों के अंदर एनाइंस तो सेम है, कैटाइन क्या है डिफरेंट, एक के पास है बेरियम और दूसरे के पास है बेरिलियम। ठीक है, अगर हम पीरियोडिकल टेबल से देखते हैं तो जो आपके पास ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप सेकंड विच आर नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ग्रुप सेकंड के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। अब ये जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये होते हैं आपके ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स। टॉप टू डाउन जब हम क्या जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो हमारे पास साइज क्या होता है, इंक्रीज, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सा होता है, हेलोजन फैमिली का होता है, यानी कि फ्लोरीन वाली फैमिली का होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब हम इनको आपस में कंपेयर करवाते हैं तो बेरिलियम और क्लोरीन का क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है, और इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, ऑलमोस्ट बेरिलियम और क्लोराइड का क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है। लेकिन अगर हम बेरियम और क्लोरीन की बात करते हैं तो बेरियम का साइज क्या होता है, क्लोरीन से ज्यादा होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास वो क्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा होती है बेरियम से। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर हमें देखना है तो ये मेल्टिंग पॉइंट हम किसके बेसिस पे देखेंगे, पोलैरिटी के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा पोलर कंपाउंड होगा, कौन सा नॉन पोलर कंपाउंड होगा। पोलर कंपाउंड देखने के लिए और नॉन पोलर देखने के लिए सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। ठीक है, हमने बेरिलियम क्लोराइड के अंदर जब बात की तो हमने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बेरिलियम और क्लोराइड के बीच में वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होते हैं, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो बेरिलियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो बहुत वीक बॉन्ड बनते हैं, और इतने वीक बॉन्ड बनते हैं कि ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती उन बॉन्ड्स को ब्रेक करवाने के लिए। बट इन केस ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड अगर हम बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से दोनों, एक होता है एनाइन एक होता है कैटाइन, यहाँ कौन सा लगता है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और ये कैसा होता है, एक पोलर कंपाउंड होता है। पोलर कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है, और उस स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी कम होती है। तो इट मीन्स जो एनर्जी है यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हम बात कर रहे हैं। सो द मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है, आयनिक नेचर होने की वजह से जो बॉन्ड होगा आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन केस ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, पोलर कंपाउंड है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, बेरियम क्लोराइड का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, रीजन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन से के अंदर बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। सो अगर हम देखते हैं ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the order of solubility of सिल्वर हैलाइड्स इन वाटर। सिल्वर हैलाइड्स के अंदर वाटर की क्या सॉल्युबिलिटी होगी। जो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं वो किसके बेसिस पे देखते हैं, आयनिक नेचर के बेसिस पे देखते हैं, आयनिक नेचर के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, आयनिक नेचर का मतलब क्या होगा कि आपके पास अगर हम सिल्वर हैलाइड्स की बात कर रहे हैं AgX, यानी कि सिल्वर हैलाइड कौन कौन से, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और AgI की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सॉल्युबिलिटी की जब बात आती है तो ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक नेचर। आयनिक नेचर का मतलब क्या होगा कि साइज ऑफ द एनाइंस, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ एनाइंस। और अगर साइज ऑफ द एनाइंस की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो एनाइंस का साइज है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस।
ठीक है। अब आपके पास जो सॉल्युबिलिटी होगी एनाइंस की वो किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा, He से लिख रही हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा कि जब आपके पास एक H पॉजिटिव आयन जैसे ही वाटर के साथ क्या करता है, डिसॉल्व होता है, तब यहाँ पे क्या बनता है, H3O पॉजिटिव बनता है। और ये जब H3O पॉजिटिव बनता है तो कुछ अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, ये जो रिलीज एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। जब हमने क्या किया, सिल्वर के हैलाइड्स को वाटर के साथ डिसॉल्व किया, तब उस केस में जो एनायंस का साइज है वो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज कर रहा था। टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करने की वजह से जो H3O पॉजिटिव आयन की बनने की जो टेंडेंसी थी वो क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। इसका मतलब कि साइज ऑफ द आयंस तो एनायंस तो क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है मींस द टेंडेंसी टू फॉर्म द H3O पॉजिटिव आयन विद द सिल्वर हैलाइड वो क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है सिल्वर हैलाइड्स के। तो यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, AgF, AgCl, AgBr लेस देन AgI, ये होगा आपके पास ऑर्डर। सो A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पोलैरिटी हैव ऑन बॉन्ड डिस्टेंस। पोलैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम बॉन्ड डिस्टेंस पे बात करते हैं। बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपके पास, बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द एनायंस। ठीक है, तो दूसरी चीज ये आती है कि फॉर्मेशन ऑफ द एनायंस। दूसरी चीज क्या कहती है आपके पास, पोलैरिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है आपके पास, किसी भी एनायन की जो बनने की टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। अब आपके पास क्या होती है, मान लो कि आपके पास A और B दो एटम्स हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या पड़े हैं आपके पास, मान लेते हैं 3-4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, अब इनके बॉन्ड में मैंने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और डालने से क्या हो जाएगा आपके पास, इनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स और डाल दिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स और डालूंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक एनाइन और बन जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं किसी भी बॉन्ड के अंदर, एनाइन के बनने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। एनाइन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो मतलब क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। इट मींस कि बॉन्ड डिस्टेंस और पोलराइजेबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, बॉन्ड डिस्टेंस होने से बढ़ती है। सो ए इज योर राइट आंसर, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the order of bond distance of AgF and AgI। AgF और AgI की अगर हम बॉन्ड डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अभी पढ़ा है, इसको हम किसके बेसिस पे देखेंगे, फेजांस रूल के बेसिस पे देखेंगे। फेजांस रूल, जो फेजांस रूल है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फेजांस रूल क्या कहता है कि जो आपके पास साइज ऑफ द एनाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साइज ऑफ द एनाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी जितना ज्यादा साइज ऑफ एनाइन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होती है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास, पोलराइजेशन के। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों में कंपेयर करें, AgF और AgI को अगर आपस में कंपेयर करवाते हैं तो साइज ऑफ द एनाइन किसका ज्यादा होता है, I माइनस का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द F माइनस में। तो I माइनस में क्या होगा, यानी कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगी। पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, एनाइन बनने की यानी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस देखते हैं तो अगर आपके पास यहाँ पे साइज ऑफ द एनाइन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो उतनी ही ज्यादा क्या करेगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स की तरफ पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ से आपके पास जो बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, AgI का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द AgF। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। सो ए इज योर राइट आंसर, AgI इज ग्रेटर देन AgF। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट जो है चैप्टर्स के वो भी कंप्लीट होते हैं विद टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है।
और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर आपका ये सेकंड था, तो इस लेक्चर को आप शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।